हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं फ्रांस की क्रांति के बारे में। क्लास 9th में हिस्ट्री का सबसे स्टार्टिंग में आने वाला टॉपिक है फ्रांस की क्रांति। तो बात करते हैं। कभी किसी ने सोचा होगा कि राजा जिसको उस टाइम पे भगवान माना जाता था, जिसके आगे सारे लोग सर झुकाते थे, वही राजा बेचारा किसी दिन ऐसा आएगा जब उसको उसी के प्रजा के लोग जो थे वो मार देंगे। तो शुरू करते हैं हम अपनी आज की कहानी के बारे में, जो है फ्रांस के बारे में, जहाँ पर सिर्फ राज सिंहासन नहीं टूटा, वहाँ पर एक टाइम ऐसा आया कि पूरा का पूरा समाज ही बदल गया। कहानी की शुरुआत के लिए हमें थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। जिस टाइमलाइन की हम बात कर रहे हैं उससे भी पास्ट में। तो समय था 1643 का, 1643 का, जब लुई 14 जो थे वो वहाँ पर राज करते थे, जिनको सन किंग कहा जाता था। ऐसा कहा जाता था कि ये सूरज जैसा राजा है और उसका मानना था कि मैं ही राज्य हूँ। उसने पूरे 72 साल तक राज किया और वो अपने टाइम का सबसे ज़्यादा ताकतवर राजा था। उसने वर्सेलाय जैसे महल बनवाए जो सोने और संगमरमर से उसने सजावट करवाई। उसके महलों में नाच गाना, सजावट, संगीत, सारी चीज़ें बहुत शान और शौकत के साथ चलती रहती थी। लुई 14 ने बहुत सारी युद्ध भी करवाए, युद्ध में भाग भी लिया, जो फ्रांस को बहुत महंगा पड़ा, जिसकी वजह से लोगों के ऊपर कर्ज और टैक्स जो थे बढ़ते जा रहे थे। लुई 14 के बाद 1715 में लुई 15 जो थे वो राजा बने। और जब वो राजा बने तो जो युद्ध हो रहे थे ना, उन्होंने उन युद्ध को रोका। उन युद्धों में जो खर्चा हो रहा था ना, उन खर्चों पे ध्यान दिया। जो महलों में शान और शौकत करने के लिए, पार्टीज वगैरह करने के लिए खर्च कर रहे थे ना, उन खर्चों को घटाया, जिसकी वजह से उनके समय में देश की हालत और भी ज़्यादा बिगड़ने लगी। और अब फाइनली हमारे स्टोरी के कैरेक्टर की एंट्री होती है, जो थे लुई 16। लुई 16 जब 20 साल के थे उनको तब राजा बनाया गया। सन 1774 में, यानी कि 1774 में लुई 16 जब 20 साल के थे तब उनको वहाँ का राजा बनाया गया, जो कि बहुत एक सीधे साधे राजा थे, जो कुछ करना तो चाहते थे लेकिन उनको समझ में ही नहीं आता था कि क्या करें। पॉलिटिक्स, ये सारी चीज़ें उनके बस की नहीं थी, उनको समझ में नहीं आता। उनकी शादी हुई ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंटोनेट से, जिनको बाद में जाके मैडम डेफिशिएंट के नाम से जाना गया था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खर्चा करती थी। अब फिलहाल आ जाते हैं इनके करंट टाइम पे, मतलब 1774 की जब बात थी, जब वो राजा बने तब की बात कर लेते हैं। जिस समय वो राजा बने उस समय उनका खजाना जो था वो खाली हो चुका था, मतलब नाम मात्र का ही खजाना उनके पास बचा था। लगातार हो रहे युद्ध में खर्चों से और फिर महलों में शान शौकत और महलों के खर्चों की वजह से उनकी तिजोरियां खाली होने की कगार पर ही थी। अब ऐसे में क्या हुआ, उस टाइम पे उन्होंने अपने समाज में देखा, ठीक है, अगर उनके उस टाइम के फ्रांस के समाज की बात करें तो उनका समाज जो था वो 3 वर्गों में बटा हुआ था, 3 स्टेट में बटा हुआ था। इन वर्गों को स्टेट कहा जाता था। पहली स्टेट में चर्च के पादरी लोग वगैरह आते थे। दूसरी स्टेट में जो बड़े बड़े जमींदार, पैसे वाले जमींदार होते थे, या जो कुलीन वर्ग होते थे, राज परिवार के संबंधी वगैरह होते थे, वो आते थे। और तीसरा स्टेट जो होता था उसमें आते थे नॉर्मल किसान, दुकानदार, मजदूर, शिक्षक, ये सारे लोग जो होते हैं वो। तो अब इन 3 वर्गों में से जो पहले 2 वर्ग थे उनके पास भर भर के बेनिफिट्स होते थे, गवर्नमेंट राजा की तरफ से मिलने वाले बहुत सारी प्रिविलेजेस होती थी और इनको टैक्स भी नहीं देना पड़ता था। लेकिन जो थर्ड वर्ग के लोग थे, जिसमें नॉर्मल पीपल, आम आदमी आते थे, उनको प्रिविलेज भी कोई नहीं मिलती थी और उनको टैक्स भी भर भर के देना पड़ता था, जिससे कि भाई वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। जो आम जनता थी वो भूखी थी, बेरोज़गार थी, परेशान थी, ऊपर से महंगाई इतनी सारी थी और इसके बाद सारा टैक्स भी इन्हीं लोगों को भरना पड़ रहा था। उसके बाद टैक्स भरने के बाद इनको कोई गवर्नमेंट की मतलब राजा की पॉलिसी की वजह से कुछ बेनिफिट भी नहीं हो रहा था, तो इसकी वजह से इन लोगों में बहुत गुस्सा था। अब हुआ क्या, कहानी में अगर हम बात करते हैं आगे, तो हुआ ये कि जब 1789 का साल आया, 1789 का जब साल आया, तो उस टाइम फ्रांस में बहुत ज़्यादा आर्थिक संकट आ गया। जो राजा था उसने देखा भाई तिजोरियाँ खाली हो रही हैं, ऐसे तो बात नहीं बनेगी, तो राजा ने टैक्स बढ़ाने के बारे में सोचा
और टैक्स बढ़ाने के लिए उसको क्या करना पड़ा, उसको तीनों स्टेट के लोगों को बुला के मीटिंग करवानी पड़ी, जिसको एस्टेट जनरल की मीटिंग कहा जाता था, जो उस टाइम पे 175 साल बाद होने जा रही थी। तो 175 साल बाद जब वो मीटिंग रखी गई तो उस मीटिंग में क्या कहा गया कि भाई तीनों स्टेट में से तीनों स्टेट को एक एक वोट देने का अधिकार होगा। तो राजा ने बोला कि भाई देखो ऐसी बात है, खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है, खजाने खाली हो गए हैं, तो हम टैक्स बढ़ाएंगे। अब जिन लोगों को मंजूर हो वो वोट दे दे हाँ में, और जिनको ना हो वो ना में दे दे। तो जो पहले दो वर्ग थे उनको तो टैक्स भरना था नहीं, तो नॉर्मल सी बात, तो उन्होंने राजा की हाँ में हाँ मिलाते हुए हाँ कर दी कि ठीक है जी टैक्स बढ़ा दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिन लोगों को एक्चुअल में टैक्स पे करना था, जिन्हें सच में पैसे की जिनको पैसे देने पड़ रहे थे, वो पहले से ही गरीब थे, तो उन्होंने इसका विरोध कर दिया। उन्होंने कहा जी हम नहीं देंगे। पर उनकी मजबूरी थी, वोटिंग में वो अकेले थे, बाकी तरफ दूसरे दो लोग थे, तो यहाँ पर उनकी बात नहीं बनी। उनकी बात को बिल्कुल भी उनकी बात को माना ही नहीं गया, खारिज कर दिया गया। जिसके बाद भाई यहाँ पर उन्होंने विरोध कर दिया, और विरोध करते हुए उन्होंने अपनी एक अलग सभा बनाई जिसको नाम दिया गया नेशनल असेंबली। 1789 में ही ये सभा हुई थी। 1789 में ही लुई 16 ने कहा था कि हम कर यानी कि टैक्स के पैसे बढ़ा देंगे, टैक्स बढ़ा देंगे, और 1789 में ही लोगों ने नेशनल असेंबली बनाई। जिसके बाद इन्होंने एक यहाँ पर फेमस वो आता है टेनिस कोर्ट ओथ, जिसमें ये कहा गया था कि भाई एक बंद हॉल के कमरे में कुछ लोगों ने मिलके, जो विद्रोही थे उन लोगों ने मिलके शपथ ली, जिसको टेनिस कोर्ट ओथ बोला जाता है, कि जब तक हम संविधान नहीं बनाएंगे हम यहाँ से नहीं हटेंगे। अब इसके बाद इन्होंने क्या किया, लोगों को, जनता को, आम आदमियों को इकट्ठा करना शुरू किया और उनको सपना दिखाया कि भाई अब हमें एक ऐसा राज्य चाहिए जहाँ पर समानता हो, स्वतंत्रता हो और बंधुत्व हो, जहाँ सब एक समान हो, जहाँ सब एक बराबर हो, जहाँ सबको अपनी ज़िंदगी जीने की स्वतंत्रता प्राप्त हो। इसके बाद यहाँ पर जब ये विद्रोह चल रहा था, उस विद्रोह के टाइम पे बहुत सारे नेता निकल के आए, जिनमें से कुछ मेन नेताओं की अगर हम बात करें तो उनमें से मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर थे, जॉर्जेस डेंटन थे, जीन पॉल मार्ट थे। तो इनके अगर बारे में थोड़ा सा अगर हम जान ले, तो जो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर थे उनको कहा जाता था द इनकरप्टेबल, मतलब ये ऐसा इंसान है जो कभी भ्रष्ट नहीं हो सकता, इसको कोई भ्रष्ट नहीं कर सकता। ये प्रमुख क्रांतिकारी नेता थे। इन्होंने जैकोबिन क्लब बनाया था, जहाँ पर बहुत सारे जो ये विद्रोही लोग थे मिलकर अपना पूरा विद्रोह जो थे उसको संभालते थे। रॉबेस्पियर की अगर बात करें तो वो एक वकील थे, बहुत ही ईमानदार, आदर्शवादी और पढ़े लिखे इंसान थे, और उनका मानना था कि समाज में सभी को समानता मिलनी चाहिए, सभी को न्याय मिलना चाहिए। वो गरीब किसानों के लिए और आम जनता के अधिकार के लिए लड़ते थे। उन्होंने जैकोबिन क्लब बनाया, वो उसके प्रमुख सदस्य भी बने, और उन्होंने लोगों को समझाया कि जिस टाइम पे लोग ये मानते थे ना कि अरे राजा तो भगवान के समान है, हम राजा से कैसे वो कर सकते हैं, भगवान ने उसको राजा बना के भेजा है, हमारे ऊपर राज करने के लिए भेजा है। तो वहाँ पर रॉबेस्पियर ने लोगों को समझाया कि अगर कोई राजा अन्याय करे तो उसके विद्रोह में खड़ा होना ज़रूरी है, उसको हटाना ज़रूरी है। वो बहुत ही ज़्यादा सख्त थे। उनको लगता था कि अगर हमें सही चीज़ें करनी है, अगर हमें क्रांति करनी है, तो उसके लिए हमें हिंसा करनी पड़ेगी, हम शांतिपूर्वक ढंग से इस चीज़ को नहीं कर सकते हैं। यहीं पर एक दूसरे लीडर भी थे जिनका नाम था जॉर्ज डेंटन। जॉर्ज डेंटन जो थे, इनको वॉइस ऑफ पीपल कहा जाता था, ठीक है। ये बहुत ज़बरदस्त वक्ता थे, बहुत ज़बरदस्त स्पीच देते थे, और जब स्टार्टिंग में विद्रोह चल रहा था, जब लोगों को इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, तब यही थे जिनकी स्पीच सुनकर लोग विद्रोह की तरफ आकर्षित हुए। इनकी स्पीच को सुनकर ही लोगों ने इकट्ठा होना शुरू किया। बहुत ही ज़्यादा साहसी नेता थे। उनकी आवाज़ में मतलब ऐसा जादू होता था कि जब लोग बोलते थे ना वो, तो लोग खड़े होकर सुनते थे। वो गरीबों के लिए लड़ते थे। उनका तरीका थोड़ा सा रॉबेस्पियर से अलग था, बट मेनली पर्पस दोनों का सेम ही था। इन्होंने भी लोगों को सड़कों पे लेकर आया, लुई 16 के विरोध में, राजा के विरोध में, आम आदमियों को सड़कों तक लाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। इनके ही भाषण और इनकी ही स्पीच सुनकर लोगों को समझ में आया कि हमें हमारे अधिकारों के लिए बात उठानी चाहिए।
ऐसे ही एक और लीडर थे जिनका नाम था जॉन पॉल मैरट। जॉन पॉल मैरट को फ्रेंड ऑफ पीपल कहा जाता था। ये एक पत्रकार थे, लेखक थे, जो आर्टिकल्स लिखा करते थे, लेख लिखा करते, जो एक्चुअल में एक डॉक्टर थे, पर फिर बाद में उन्होंने पत्रकारिता यानी कि रिपोर्टिंग चालू कर दी। इन्होंने अपना एक अखबार भी निकाला जिसको जनता का मित्र कहा जाता है हिंदी में, ठीक है, जिसमें वो राजा के बारे में लिखते थे, वो कैसे अंधाधुंध खर्च कर रहा है, रानी कैसे अंधाधुंध खर्च कर रही है, उसके बारे में लिखते थे। अमीर कुलीन वर्ग जो है वो कैसे उनके साथ और उन आम लोगों के साथ कैसे भेदभाव हो रहा है उसके बारे में लिखते थे। उन्होंने खुलकर सबकी आलोचना करी और उनकी ही आलोचना का, उनके लिखे लेखों का ही ये परिणाम था कि लोग जो थे उनको समझ में आया कि राजा और कुलीन वर्ग मिलकर कैसे उनका शोषण कर रहे हैं। उनके इस अखबार ने क्रांति ला के रख दी। वो खुद गरीबों की तरह रहते थे और उन्होंने लोगों को इकट्ठा करके रखा कि भाई हमें चलना है, हमें अपने अधिकार के लिए आवाज़ उठानी ही उठानी है। इसके बाद अब आ जाते हैं, यहाँ पर एक मेन घटना घटने वाली थी जो कि घटी 14 जुलाई 1789 को। यहाँ पर एक जगह थी जिसको बस्तील बोलते हैं। बस्तील एक पुरानी जेल थी जहाँ पर राजा ने अपने विरोधियों को ना बिना वजह के बंद कर रखा था। तो जो भी राजा के विरोध करता था उसको वो बंद करके रख लेते थे। तो बेसिकली वो जो जेल थी ना वही राजा की क्रूरता का प्रतीक थी। तो 14 जुलाई 1789 को हज़ारों की संख्या में लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने उस किले को तोड़ दिया, वहाँ के कैदियों को आज़ाद करा दिया, वहाँ के हथियार लूट लिए, वहाँ पर जो भी चीज़ें उनको मिली उसको लूट लिया और यही क्रांति की शुरुआत थी। यहाँ पर उन्होंने नेशनल असेंबली में एक दस्तावेज जो था उसको जारी कर दिया और बोल दिया कि भाई जितने भी मनुष्य हैं यहाँ पर सब स्वतंत्र हैं, सबको समान अधिकार है, कोई राजा नहीं है, कोई चर्च नहीं है, कोई कुलीन वर्ग नहीं है, अब सब और सब जो है एक बराबर है, आम जनता से ऊपर कोई नहीं है, सब आम जनता ही है। ये सारी चीज़ें 1789 में हो रही थी। लेकिन जो राजा था उसने बोला कि भाई ये तो मामला गड़बड़ हो रहा है। राजा अभी भी नहीं सुधरा। राजा ने पूरी की पूरी आर्मी यानी कि सेना जो थी, सेना बुलाई और उसने इस विद्रोह को दबाने की जितनी हो सकती थी उतनी कोशिश करी। और जब उसको लगा कि ऐसा अब नहीं हो सकता है तो उसने राज परिवार के साथ, मतलब अपनी वाइफ और अपने बच्चों के साथ वहाँ से भागकर अपनी जान बचाने के बारे में भी सोचा, लेकिन वो पकड़ा गया। फिर बाद में उन सबको मार दिया गया, उसे, उसकी वाइफ को, दोनों को मार दिया गया। तो यहाँ पर 1792 में राजा के ऊपर केस चलाया गया जहाँ पर उसे देशद्रोही घोषित करने के बाद उसको मार दिया गया। जो गिलोटिन मशीन थी उसके थ्रू 21 जनवरी 1793 करेक्शन प्लीज़ 1793 21 जनवरी 1793 में राजा को उसी की गिलोटिन मशीन से मरवा दिया गया। तो ये था हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन का फर्स्ट पोर्शन जहाँ पर आम जनता ने मिलकर लुई 16 को यहाँ से हटा दिया था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके आगे की।